बैटल ऑफ द रेमरी आइलैंड या ऑपरेशन मेटाडोर वर्ल्ड वॉर 2 की काफ़ी बैटल्स में से एक है, जिसकी शुरुआत हुई थी 14 जनवरी 1945 को और अराउंड एक महीने बाद 22 फरवरी को इस जंग का अंत हुआ। इस ऑपरेशन में 15 इंडियन कॉर्प्स ने बर्मा कैंपेन के सदर्न फ्रंट पर अटैक किया और ये ऐसे सोल्जर्स का ग्रुप था जिन्हें स्पेशल ड्यूटीज असाइन की जाती थी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं सबके सब। तो यार चलो शुरुआत करते हैं आज की इस कहानी की, जिसका नाम है बैटल ऑफ द रेमरी आइलैंड। अराकन, या फिर जिसे आज के टाइम पे रकाइन स्टेट के नाम से जाना जाता है, उसका पार्ट है रेमरी आइलैंड और इसका एरिया लगभग 1350 किलोमीटर स्क्वायर है। इस आइलैंड को मेनलैंड से सेपरेट करती है एक स्ट्रेट जिसकी चौड़ाई लगभग 150 मीटर है। इंपीरियल जापानीज आर्मी ने 1942 में बर्मा पर हमले के दौरान इसे कैप्चर कर लिया था, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ब्रिटिश आर्मी को एयर बेसिस की काफ़ी ज़्यादा नीड थी और रेमरी आइलैंड का वास्ट सरफेस और फ्लैट एरिया एयरफील्ड सेटअप करने के लिए बेस्ट था। और इसी वजह से जब 26th इन्फेंट्री डिवीज़न ने अक्याप को काफ़ी जल्दी कैप्चर कर लिया और अपने अगले हमले के लिए वो लोग तैयार थे, तो 2 जनवरी को रेमरी आइलैंड को कैप्चर करने का प्लान बनाया। इस प्लान के अकॉर्डिंग जब 15th आर्मी के ट्रूप्स इम्पाल और अगरतला में सेटअप एयर बेसिस की रेंज से बाहर चले जाएंगे, तो अक्याप, चिटागोंग और रेमरी आइलैंड के सोल्जर्स आगे बढ़कर हमले में उनका साथ देंगे। इस जंग की शुरुआत की गई ऑपरेशन मेटाडोर के साथ, जिसमें ब्रिटिश आर्मी का प्लान था कि वो लोग रेमरी आइलैंड के नॉर्थ एंड में स्थापित क्याकपू टाउन के पोर्ट और एयरफील्ड को कैप्चर करें। वो लोग ज़मीन और पानी दोनों तरफ से हमला करने वाले थे। 14 जनवरी को कुछ ट्रूप्स को उस एरिया के परीक्षण के लिए भेजा गया और उन लोगों ने वापस आकर ये खबर दी कि जापानीज सोल्जर्स बीच के पास वाली गुफाओं में अपनी आर्टिलरीज को छुपा रहे हैं। और तो और उन्होंने अपनी गन्स की डायरेक्शन भी सीधा बीच की ओर कर दी है, जहां पर ब्रिटिश सोल्जर्स लैंड होने वाले थे। ये खबर सुनते ही खुद के डिफेंस के लिए और ऑपरेशन की सक्सेस के लिए ब्रिटिश सोल्जर्स ने अपने हथियारों से लैस जहाज़ों को, एयरक्राफ्ट करियर्स को, ज़्यादा से ज़्यादा हथियारों को बीच की ओर तैनात कर दिया। ज़्यादा से ज़्यादा जहाज़ों को हथियारों से लैस किया ताकि बीच पर लैंड होने वाली ब्रिटिश आर्मी को पूरा सपोर्ट दिया जा सके। और इसी के साथ 21 जनवरी को ब्रिटिश आर्मी के लैंड होने के 1 घंटे पहले से ही जहाज़ों से ओपन फायरिंग और एयरक्राफ्ट से बीच पर बॉम्बार्डमेंट किए गए। जब ब्रिटिश आर्मी बीच पर लैंड हुई तो वहां उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। सुबह 9:40 तक पूरी आर्मी क्याकपू के वेस्ट साइड बीचेस पर लैंड हो चुकी थी और दिन तक आसपास का पूरा रीजन उन्हीं लोगों के कब्जे में था। और फिर अगले दिन 4th इंडियन इन्फेंट्री ब्रिगेड के वहां पहुंचने के साथ ही ब्रिटिश आर्मी ने पूरे क्याकपू रीजन को अपने कब्जे में ले लिया। अगले कुछ दिनों तक वहां जंग जारी रही और ब्रिटिश आर्मी धीरे धीरे करके हर एरिया को अपने कब्जे में लेती चली जा रही थी। एक रॉयल मरीन फोर्स 26 जनवरी को चेदुबा आइलैंड को होल्ड करके रखने के लिए वहां पहुंची। वहीं 1 फरवरी को 36th इंडियन इन्फेंट्री ब्रिगेड ने सागुकुयुन आइलैंड को कैप्चर करके चेदुबा आइलैंड पर मौजूदा बाकी सेना का साथ दिया। जब ब्रिटिश आर्मी जापानीज पर हावी होने लगी तो अराउंड 900 जापानीज डिफेंडर्स ने डिसाइड किया कि वो लोग बेस को खाली कर आइलैंड के दूसरी ओर तक पैदल जाएंगे ताकि वहां मौजूदा बाकी सेना का वो लोग हिस्सा बन सके। लेकिन दिक्कत ये थी कि रास्ता असल में 16 किलोमीटर लंबा था और मैनग्रोव स्वैम्प से होकर जाता था। स्वैम्प में एंटर होते ही जापानीज सोल्जर्स की परेशानियां बढ़ने लगी क्योंकि ब्रिटिश आर्मी ने स्वैम्प को चारों ओर से घेर लिया था। और तो और स्वैम्प में जापानीज सोल्जर्स का सामना जानलेवा इंसेक्ट्स, सांपों और मगरमच्छों से हुआ। 7 फरवरी को 71st इंडियन इन्फेंट्री ब्रिगेड उसके साथ कुछ टैंक्स रेमरी के टाउन पहुंचे
जहां उनका सामना बचे हुए जापानीज सोल्जर से हुआ। अपनी पूरी ताकत लगा देने के बावजूद जापानीज सोल्जर्स टाउन को डिफेंड नहीं कर पाए और 9 फरवरी तक पूरा एरिया ब्रिटिश आर्मी के कब्जे में था। वहीं नेवी ने सारी स्ट्रीम्स को ब्लॉक कर दिया ताकि कोई भी जापानीज सोल्जर आइलैंड के बाहर न जा पाए। वहीं जापानीज साइड से 11 फरवरी को एयर स्ट्राइक्स किए गए, जिन्होंने ब्रिटिश डिस्ट्रॉयर्स को काफ़ी नुकसान पहुंचाया और फिर उन्होंने 40 क्राफ्ट भी रिलीज किए ताकि टाउन में जिंदा बचे रहने वाले जापानीज सोल्जर्स को रेस्क्यू किया जा सके। उन लोगों के हमले 17 फरवरी को खत्म हुए। वहीं ब्रिटिश सोल्जर्स ने 22 फरवरी तक अपने ब्लॉकेजेस मेंटेन किए और कई जापानीज एयरक्राफ्ट्स और सोल्जर्स को मार गिराए। फिर 22nd ईस्ट इंडियन अफ्रीकन ब्रिगेड को रेमरी आइलैंड को होल्ड करके रखने के ऑर्डर्स दिए गए। तो यार ये जंग तो यहीं खत्म हो गई, लेकिन स्वाम्प में गए जापानीज सोल्जर्स के साथ क्या हुआ ये बात शायद कोई नहीं जानता, या फिर कुछ लोग जानते हैं, Who knows? आइए जरा इसे भी देखते हैं। ब्रूस एस राइट जंग के दौरान उन सोल्जर्स में से थे जिनका काम पानी के अंदर से दुश्मनों पर नजर रखने का होता है। राइट का काम आइलैंड के परीक्षण का था, लेकिन उन्होंने वहां की सी लाइफ के बारे में जानने में भी घंटों बिताए और फिर जंग के बाद वो एक रेस्पेक्टेड वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट और ऑथर बन गए। 1962 में ब्राइट ने किताब लिखी वाइल्ड लाइफ स्केचेस नियर एंड फार। इस किताब में उन्होंने रेमरी आइलैंड के मगरमच्छों के बारे में भी कहा। अपनी किताब में ब्राइट ने क्लेम किया कि रेमरी आइलैंड पर भारी तादाद में पाए जाने वाले मगरमच्छों ने वहां पनाह लेने वाले जापानीज सोल्जर्स को अपना टारगेट बनाया और उन्हें जिंदा खा लिया। ब्राइट ने बताया कि 19 फरवरी 1945 की वो रात काफी खौफनाक रात थी। ब्रिटिश सोल्जर्स को स्वाम्प में से हवा में गन शॉट्स की आवाजें सुनाई दे रही थी। जापानीज सोल्जर्स दर्द के मारे चिल्ला रहे थे और मगरमच्छों की लगातार उन पर वार किए जाने की आवाजें थम ही नहीं रही थी। वो जगह एक जीता जागता जहन्नुम बन चुकी थी। और फिर शाम तक जो कुछ मगरमच्छों ने छोड़ा उसे वल्चर्स ने खा लिया। स्वाम्प में गए 1000 सोल्जर्स में से केवल 20 ही जिंदा बचकर बाहर निकल पाए। इंडियन आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल ने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और बताया कि अराउंड 1000 जापानीज सोल्जर्स उनकी आर्मी से बचने के लिए स्वाम्प में गए थे। इंडियन आर्मी ने बार बार उनसे सरेंडर करने को कहा, लेकिन उनका कोई भी सोल्जर बाहर नहीं आया। और अब इस बात पर कोई शक नहीं कि 20 फीट से भी ज्यादा लंबे सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स ने वहां पनाह लेने वाले सोल्जर्स का क्या अंजाम किया हो। इवन स्कॉलर्स ने भी ये क्लेम किए हैं कि रेमरी आइलैंड के मैनग्रोव स्वैम्प में पाए जाने वाले मगरमच्छों ने कई जापानीज सोल्जर्स को खा लिया। और अगर ये सारी बातें एकदम सच हैं, तो मगरमच्छों द्वारा किया गया ये हमला आज तक का सबसे घातक हमला रहा है, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया। लेकिन पिछले कुछ सालों में कई हिस्टोरियंस और हर्पेटोलॉजिस्ट ने इस बात की सच्चाई पर एक डाउट पैदा कर दिया है। उन लोगों का कहना है कि ये सब बस एक मिथ है और ऐसा हमला कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि ये बात तो जाहिर है कि उस रात कई जापानीज सोल्जर्स मारे गए थे, लेकिन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि उनकी जान मगरमच्छों ने ली है। और फिर सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स कभी इतने बड़े स्केल पर हमला नहीं किया करते, और वो भी बात जब इंसानों की हो तब तो बिल्कुल नहीं। माना जाता है इस पूरी कहानी को फैलाने के पीछे राइट का हाथ है, क्योंकि उनके किताब लिखने के 2 साल बाद ही इस कहानी को एक और किताब में लिखा गया, जिसका नाम था डेंजरस टू मैन, और जिसे लिखा था रोजर कैरस ने। कैरस ने अपनी किताब में कहा कि मगरमच्छों द्वारा किया गया ये हमला आज तक का सबसे घातक हमला रहा है। और कैरस ने यह भी एडमिट किया कि अगर ये कहानी राइट के अलावा किसी और ने कही होती तो उन्हें इस सब पर डाउट होता, लेकिन क्योंकि राइट एक हाईली ट्रेंड नेचुरलिस्ट है जो कि उस दौरान रेमरी पर भी मौजूद थे, तो उन्हें इस सब पर बिल्कुल शक नहीं कि वो सच ही कह रहे हो। पर असल बात तो ये है
क्योंकि इवन दो राइट उस दौरान रेमरी पर थे, लेकिन वो उन सोल्जर्स में से नहीं है जिन्होंने जापानी सोल्जर्स की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनी हो, बल्कि उस दौरान वो बोट पर दूसरे सोल्जर्स के साथ थे और आइलैंड की पेट्रोलिंग कर रहे थे। और उन्होंने खुद ये कहानी दूसरे सोल्जर्स से सुनी और अपनी किताब में भी उन्होंने हर बात को एज अ थर्ड पर्सन कहा है, लेकिन उनकी रेस्पेक्टेड इमेज के चलते हर किसी ने इन बातों को एज अ फैक्ट मानकर उन पर यकीन कर लिया। 1947 में जापानीज सोल्जर्स से क्रोकोडाइल अटैक के बारे में पूछा गया, लेकिन उन्होंने इस बात की कंफर्मेशन देने से साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वो नहीं बता सकते कि यह अटैक असल में हुआ था या फिर नहीं। और फिर 2016 में सैम विल्स को एक डॉक्यूमेंट प्राप्त हुआ जिससे ये बात काफ़ी हद तक साबित हो रही थी कि ज़्यादातर जापानीज सोल्जर्स नदी में बह गए और उसके बाद उनकी डेड बॉडीज को मगरमच्छों ने खा लिया। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स 20 फीट से भी ज़्यादा लंबे और 1 टन से भी ज़्यादा भारी होते हैं और हर साल लगभग 100 लोग इनका शिकार बनते हैं। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि उस एक ही दिन पर और एक ही जगह पर इन मगरमच्छों ने 1000 सोल्जर्स को अपना शिकार बना लिया? एक हिस्टोरियन मैकलिन ने कहा कि अगर इस अटैक में हजारों मगरमच्छ इन्वॉल्व थे तो फिर आखिर वो सब जापानीज आर्मी के स्वाम में आने से पहले और बाद में जिंदा कैसे रहते थे, क्योंकि वहां पर मैमल लाइफ का एग्जिस्टेंस तो बहुत कम था। तो फिर आखिर वो सब क्या खाकर जिंदा रहते थे? लेकिन फिर अगर जापानीज सोल्जर्स को मगरमच्छों ने नहीं मारा तो उनके साथ क्या हुआ? नेशनल ज्योग्राफिक के शो नाजी वर्ल्ड वॉर वियर्ड और हर्पेटोलॉजिस्ट स्टीवन प्लेट की इन्वेस्टिगेशन से सामने आया कि 1000 में से अराउंड 500 सोल्जर्स स्वाम से जिंदा बचकर निकल पाने में सफल रहे और ये इंफॉर्मेशन उन्हें जापानीज मिलिट्री आर्काइव से प्राप्त हुई है। वहीं बचे 500 सोल्जर्स जिनकी मौत स्वाम में हुई, उनमें से भी शायद ही कोई मगरमच्छों का शिकार हुआ होगा। रेमरी आइलैंड के लोकल बर्मीजी फार्मर्स जो कि जंग के दौरान वहां मौजूद थे क्योंकि उन्हें जबरदस्ती जापानीज आर्मी में सर्व करना पड़ा था, उन्होंने बताया कि ज्यादातर जापानीज सोल्जर्स की मौत खाने और पानी की कमी और वहां मौजूदा पॉइजनस जीवों के कारण हुई थी। लेकिन फिर बात आती है कि आखिर उस दिन वो चीखने चिल्लाने की आवाजें क्यों आ रही थी? नेशनल ज्योग्राफिक की इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें ब्रिटिश रिकॉर्ड से ये बात पता चली कि 18 फरवरी के अर्ली आवर्स में जापानीज सोल्जर्स ने एक चैनल को तैरकर पार करने की कोशिश की थी जो कि रेमरी आइलैंड और बर्मीजी मेनलैंड को सेपरेट करता है। वो कुछ एक्सपर्ट स्विमर्स के अलावा बाकी सब बह गए। नेट जियो के शो के अकॉर्डिंग अराउंड 200 सोल्जर्स की मौत पानी में डूब जाने के कारण हुई। 40 सोल्जर्स से भरी हुई बोट्स पानी में सिंक कर गई। वहीं 50 सोल्जर्स की मौत स्वाम में खाने और पानी की कमी के कारण हुई और अराउंड 14 सोल्जर्स को बंदी बना लिया गया। शायद यही असल कहानी है रेमरी आइलैंड की बैटल की, जिसे पूरी तरह से इंसानों द्वारा ही अंजाम दिया गया, ना कि मगरमच्छों द्वारा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मगरमच्छों वाली कहानी में बिल्कुल सच्चाई नहीं है। रेमरी के लोकल विलेजर्स का कहना है कि हो सकता है 10 से 15 सोल्जर्स की जान मगरमच्छों ने ली जब वो लोग चैनल को क्रॉस कर रहे थे। और फिर एलाइड कमांडर का भी ये कहना है कि चैनल को क्रॉस करते दौरान ब्रिटिशर्स की नेवल पेट्रोल ने उनकी हत्या कर दी और कुछ सोल्जर्स को शार्क जैसे बड़े जीवों ने खा लिया। इसका मतलब कुछ हद तक एविडेंसेस इस बात के भी मौजूद हैं कि कुछ जापानीज सोल्जर्स को पानी में रहने वाले प्रेडेटर्स ने मार दिया, लेकिन वो मगरमच्छ ही थे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो यार यहीं खत्म करते हैं इस वीडियो को, लेकिन जाते जाते एक टिप देना चाहूँगा कि बॉस कभी भी जानवरों से पंगे मत लेना और अपनी लिमिट में ही रहना। और अगर ऐसे वीडियोस और देखने तो जुड़े रहिए चैनल के साथ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।